नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में अब कोरोना की जांच के लिए दिक्कत नहीं होगी। चिकित्सा शिक्षा का रोजाना 1,64,000 टेस्ट का लक्ष्य है। केजीएमयू, आरएमएल, एसजीपीजीआई में ये टेस्ट किए जाएंगे। जिम्स, नोएडा और मेरठ मेडिकल कॉलेज में टेस्ट होंगे। फिलहाल प्रदेश में करीब 51,900 सैंपल रोज लिए जा रहे हैं। 24 संस्थानों में 28 करोड़ से ज्यादा की मशीनें आएंगी और टेस्टिंग की क्षमता को 1,64,000 तक पहुंचाया जाएगा। तो ये इस वक्त की राहत वाली खबर है। हालांकि अभी राहत तब मानी जाएगी जब ये लागू चीजें हो जाए। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, ये जो 1,61,000 टेस्ट का रोजाना का लक्ष्य बनाया गया है, ये कब से लागू हो जाएगा? व्यवस्था के लिए कहा गया है। फिलहाल नई मशीनों की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए 24 संस्थानों में 28 करोड़ से ज्यादा की मशीनें मंगाई जाएंगी। लेकिन बोल गया है कि जो लैब है, जो का रशीद है, की क्षमता को बढ़ाया जाए। जो समस्या आ रही है लैब के सामने, वो ये भी है काम करने वाले लोगों की नहीं हो रही, जो कि कई व्यापक दिखाती है। शुक्रिया शैलेश, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो योजना अच्छी है, लेकिन जमीन पर वक्त रहते उतर जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कोरोना महामारी का असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, हर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, जीवन रक्षक इंजेक्शन की कमी है, तो वहीं कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार में दिक्कतें भी आ रही हैं। शमशान घाट पर शवों की वेटिंग है। दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ गईं। कुछ ऐसा ही हाल रायबरेली में दिख रहा है, जहां पर हालात लखनऊ जैसे ही हो गए। आप देखिए किस तरीके से लाइन से चिताएं जल रही हैं। शमशान घाटों पर शवों की वेटिंग चल रही है। शव जलाने के लिए लकड़ियों की भारी किल्लत हो चुकी है। पड़ोसी जिले फतेहपुर से लकड़ियां मंगवाई जा रही हैं। यही नहीं, शवदाह के लिए आम की जगह यूकेलिप्टस और चिलवल की लकड़ियों से भी काम चलाया जा रहा है। इन लकड़ियों के रेट भी आसमान छू रहे हैं। बाजार में यूकेलिप्टस और चिलवल की लकड़ियों की कीमत 1,000 से 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई है। आज के दिन तो अभी फिलहाल 3 आई हुई हैं भाई साहब। हाँ। और आती तो कम से लखनऊ की भी आती हैं, 10, 12, 15 हो जाती, किसी दिन 20 हो जाती। जी। कल की डेट में कितनी थी? 14 बाटी थी। कल की डेट में 14 बाटी थी। जी। क्या रायबरेली की आ रही है कि अन्य जनपद? अन्य जनपद की भी आ रही है, रायबरेली की भी आ रही है। अच्छा, लकड़ियों का क्या रेट है? लकड़ी सब सीतापुर से आ रही है। अब एक बाटी में कम से कम आप समझ लीजिए 4 से 5 कुंटल तक लगाई जाती है। 4 से 5। वाराणसी के कबीर चौरा अस्पताल में 300 बेड के लिए मरीजों की राहत के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाना प्रस्तावित है और कहा जा रहा है कि इससे वाराणसी में ऑक्सीजन की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बड़े सिलेंडर की किल्लत है। ऑक्सीजन के लिए मरीज तरस रहे हैं। मेडिकल शॉप से छोटा सिलेंडर गायब है, जिसको मिल रहा है। रेट इतने पहुंच गए हैं कि जिलाधिकारी कैमरे पर आने से बच रहे हैं अब, और जनता प्रशासन को कोस रही है। इस बीच ऑक्सीजन प्लांट की खबर राहत तो दे रही है, लेकिन सवाल यही है कि कब ये लगकर ऑक्सीजन देने लगेगा। और नाउम्मीद हो चुकी है जनता पूरी तरीके से। जनता को कुछ नहीं सूझ रहा है। से तरस रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर जीवन कैसे बचेगा और कौन बचाएगा, क्योंकि जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है या प्रशासनिक व्यवस्था है, वो खुद इतनी बेबस हो चुकी है कि लोगों से बचकर भाग रही है। फोन उठाते नहीं, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो सीएमओ हो। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इंसान की जिंदगी अब पूरी तरीके से भगवान भरोसे हो गई है? कोई चारा न तो प्रशासन निकाल पा रहा है और न ही सरकार निकाल पा रही है। आगरा में भी कोरोना वायरस के हिसाब से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और ऐसे में एक बार फिर से सैनिटाइजेशन का जो बृहद अभियान इस समय आगरा में चलाया जा रहा है। दिन रात 24 घंटे राउंड द क्लॉक जो लगातार नगर निगम की जो सैनिटाइजेशन की जो टीम है वो लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय नगर निगम की गाड़ियां जिलाधिकारी कार्यालय परिसर पहुंची हुई हैं। यहाँ डीएम, एडीएम, कई सारे अधिकारी, एसएसपी ऑफिस है और ऐसे में लगातार आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन प्रोसेस यहाँ चल रही है लगातार। इसके साथ ही जो जहाँ जहाँ कोविड के मरीज पाए जा रहे हैं वहाँ मॉपिंग की प्रक्रिया भी अमल में लाई जा रही है। तमाम जो आप देख सकते हैं किस तरह से जो अधिकारी लगे हुए हैं वो लगातार सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। लगातार चूँकि संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ रहा है और ऐसे में सैनिटाइजेशन के ज़रिए उस
जो वायरस की चेन को तोड़ना है। और यही वजह है कि 24 घंटे नगर निगम की कई सारी गाड़ियां लगातार सैनिटाइजेशन करा रही हैं। खुद नगर आयुक्त निखिल फुंडे नज़र रखे हुए हैं और ऐसे में अब ज़रूरत इस बात की है कि सैनिटाइजेशन का जो अभियान है उसको और बृहद तरीके से और व्यापक तरीके से चलाए जाने की ज़रूरत है। आगरा में चूँकि एक्टिव केसों की संख्या 2000 से ज़्यादा पहुंच चुकी है, कई सारे माइक्रो कंटेनमेंट जोन इस समय बना दिए गए हैं। लोग इस समय बहुत बड़े स्तर पर संक्रमित हो रहे हैं और ऐसे में यही वजह है कि जहाँ जहाँ जो कॉलोनी में बड़े स्तर पर संक्रमण फैल रहा है वहाँ बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। देश के अन्य शहरों की तरह आगरा में भी कोई भी कार्यालय, कोई भी कॉलोनी ऐसी अछूती नहीं है जहां कोरोना वायरस ने अपने दस्तक नहीं दी है। ऐसे में नगर निगम बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन प्रोसेस, मॉपिंग का जो अभियान चला रहा है ताकि इस वायरस की जो चेन है उसको ब्रेक किया जाए। इस समय आप देख सकते हैं कि लगातार जो नगर निगम के जो तमाम जो कर्मचारी हैं वो मॉपिंग कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन अभियान चल रहा है ताकि लगातार ऐसी जगह, खासकर जो सार्वजनिक स्थान हैं, कलेक्ट्रेट, जहां बड़ी संख्या में जो फरियादी हैं, जो कर्मचारी अधिकारी रोज़ाना यहां आते हैं, उन लोगों में वायरस का जो फैलाव है उसे रोका जा सके। इस समय लगातार अभियान चल रहा है। सैनिटरी इंस्पेक्टर संजीव यादव हमारे साथ हैं। संजीव जी, आप ये बताइए कि क्या क्या टाइमिंग है, चूँकि लगातार माइक्रो कंटेनमेंट जोन तक बना दिए गए हैं, कि किस तरह से आपका ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस चल रहा है? नमस्कार, धन्यवाद। मैं एबीपी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने इस तरह की एक न्यूज़ जो है पब्लिक को अवेयर करने के लिए दी है। हमारे यहाँ माननीय महापौर जी के निर्देशन में नगर आयुक्त महोदय द्वारा 3 फेज़ में काम कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन का, और शाम को फॉगिंग का काम कराया जा रहा है। सैनिटाइजेशन को जो 3 चरणों में किया गया है, पहला चरण हमने उनको लिया जो प्रमुख बाज़ार है, जहाँ चूँकि आप जैसे जानते हैं ये ताज नगरी है, यहाँ आसपास के ज़िलों से कई लोग सैलानी भी आते हैं और कई बड़ी मंडियाँ होने के कारण यहाँ आसपास के ज़िलों के लोग भी आते हैं, तो यहाँ संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे मेडिकल कॉलेज फर्स्ट फेज़ में बाजार, फिर पहले फेज़ में मैं बाज़ार लेता हूँ। 22 बाज़ार हमने चिन्हित कर रखे हैं, जिन बाज़ारों में मैं सुबह सैनिटाइजेशन काम करा रहा हूँ और शाम को जो प्रमुख हमारे जो ऑफिसेज हैं, जैसे मान लो एसएसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट, मंडलायुक्त महोदय का कार्यालय, इसमें 2 टाइम पे, सुबह खुलने से पहले और शाम को बंद होने के समय पे 2 टाइम पे हम लोग ऑफिस में सैनिटाइजेशन मेन रोडों पे कर रहे हैं। प्लस ऑफिस के अंदर जो रूम्स हैं उनमें हम लोग मैनुअली हैंड स्प्रे की मदद से हम लोग मोपिंग का काम भी कर रहे हैं। इससे वायरस को रोका जा सके, कंट्रोल किया जाए। खासकर जो ऐसी आबादी, जो घनी आबादी, घनी बस्तियां हैं, आम आदमी हैं, जो जानकार नहीं, उन इलाकों में किस तरह से आपको काम? वही मैं तीसरा फेज़ आपको बताना जा रहा था। तीसरा फेज़ जो मैंने आप घनी बस्ती जो बता रहे हैं, हम लोग उन्होंने चिन्हित कर रखा है मलिन बस्ती के नाम से। डूडा के माध्यम से जो है मलिन बस्तियों की एक सूची मिली है, मैंने उनको चिन्हित कर रखा है। वहाँ एक बीट प्लान बना रखा है। उस बीट प्लान के माध्यम से प्रतिदिन हम लोग 10 से 12 घनी बस्तियों को, ऐसी घनी बस्तियाँ, लोगों की कितनी टीमें लगी हुई? 3 टीमें लगी हुई हैं हमारी। हाँ, मशीनों के माध्यम से अलग हो रहा है, मैनुअल अलग हो रहा है, टेम्पो के माध्यम से हो रहा है। 3 तरह की टीमें लगी हुई हैं। समझ सकते हैं कि व्यापक इस समय सैनिटाइजेशन का अभियान इस समय नगर निगम ने छेड़ा हुआ है। तमाम जो सरकारी कार्यालय हैं, इसके साथ ही तमाम ऐसे दफ्तर जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, जो घनी बस्तियां हैं, जहां निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं, वहां भी सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। लगातार जिस तरह से जो एक्टिव केसेस हैं आगरा में 2000 के पार हो चुके हैं, तो ऐसे में आगरा भी राजधानी लखनऊ या अन्य शहरों से ही जैसी स्थिति बनी है, भयावह स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में सैनिटाइजेशन, मॉपिंग इस समय बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है इस वायरस की चेन को ब्रेक करने के लिए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। और सीएमओ के पर्ची सिस्टम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी मानवाधिकार आयोग का मुख्य सचिव का आदेश आया है और साफ उसमें कहा गया है कि सीएमओ के रेफरल लेटर की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। अस्पताल में बेड की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं और नोटिस बोर्ड पर बेड की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया है। दरअसल लखनऊ की खास तौर से बात करें तो तमाम मरीजों की जान चली गई क्योंकि सीएमओ ने पर्ची ही नहीं दी, लेटर ही नहीं दिया। अनुभव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, ये पर्ची सिस्टम लखनऊ के नाक में दम कर चुका है, अब खत्म होगा क्या? देखिए, जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तब भी कोविड कंट्रोल की जिम्मेदारी दी हुई है और यही बात बार बार कही जा रही है कि लखनऊ में तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो ऐसे में ये जो आपने कोविड कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाया, ये तो पूरी तरह फेल हो गई। और
यूपीएचआरसी यानी उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने साफ तौर पर मुख्य सचिव को कहा है कि तमाम उन्हें शिकायतें मिली है, जनता फोन कर रही है और सभी लोग यही बात कह रहे हैं कि सीएमओ का जो रेफ्रिजरेटर चाहिए सबको, जो कोविड कमांड सेंटर से होके चाहिए, उसके बाद जो अस्पतालों में एडमिशन हो रहा है ये ठीक नहीं है और इस व्यवस्था की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपना जो आदेश जारी किया है उसमें साफ तौर पर यही शब्द लिखे हुए हैं कि इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। वर्तमान में इस तरह के सिस्टम के कारण लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। ये साफ तौर पर उस पत्र में जो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा है उसमें साफ तौर पर लिखा है ये जो रेफरेंस सिस्टम आपने किया है इससे लोगों की जान पर बिल्कुल। और अनुभव, लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि अगर आपके पास अस्पतालों में बेड है, सीएमओ जब तक रेफरल लेटर नहीं बनाएंगे तब तक वो व्यक्ति अस्पताल नहीं जाएगा, भले ही सीएमओ ऑफिस के सामने दम तोड़ दे। ये तमाशा हुआ क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या था इनका? देखिए, इसके पीछे लॉजिक ये था कि जब इस तरह से मामले बढ़ने लगे तब अस्पतालों में उतनी उपलब्धता नहीं थी और एक व्यवस्था ये सरकार ने सोची या लखनऊ प्रशासन की हम कहें कि उन्होंने ये सोचा कि इससे हम कहीं न कहीं मरीजों की सारी जानकारी हमको उपलब्ध होगी और हम जिसको चाहेंगे उसको बेड देंगे और धीरे धीरे बेड की संख्या बढ़ाते जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, अनुमान नहीं था कि मामले इतने ज्यादा एक बार में ही आने लगेंगे और इसीलिए ये पूरा सिस्टम जो है वो ध्वस्त हो गया। पिछली बार जब फर्स्ट वेव आई थी तब भी कोविड कमांड कंट्रोल सिस्टम था, लेकिन तब इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग तो अस्पताल तक जाना ही नहीं चाहते थे, तमाम बार फोन आते थे, लोग मना कर देते थे और तब लोग अस्पताल नहीं जाते थे। पर इस बार जिस तरह से दिक्कतें बढ़ी हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, बेड उपलब्ध ही नहीं है, इसीलिए ये व्यवस्था की गई थी जो कि पूरी तरह से लखनऊ में फेल होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। लेकिन अनुभव, सवाल ये भी है कि अगर रेफरल सिस्टम खत्म कर भी दिया जाए तो क्या उसके बाद स्थिति बदलेगी? क्योंकि जिस अनुपात में बेड चाहिए, जिस अनुपात में ऑक्सीजन चाहिए, उसका इंतजाम तो अभी भी नहीं हो पाया है। देखिए, अभी तो अस्पतालों में बेड बढ़ाने की कवायद चल रही है। केजीएमयू को पूरा कहा गया है कि वो कोविड केयर सेंटर बन जाएगा, कोविड हॉस्पिटल बन जाएगा, 4000 बेड होंगे। बलरामपुर में भी इसी तरह तकरीबन 350 और 350 और कुछ 700 बेड हो जाएंगे। DRDO 2 हॉस्पिटल लखनऊ में बना रहा है, लेकिन अभी चीजें ठीक होने में, बेड पर्याप्त तरीके से मिलने में समय लग जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया अनुभव जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और कोविड काल में जहां लोगों को घर या अस्पताल आने जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही, वहीं गोमती नगर विस्तार की वर्षा वर्मा समाज के लिए मिसाल बनकर आई हैं। वर्षा एक लेखिका हैं, जूडो खिलाड़ी, आर्टिस्ट और समाज सेविका हैं। वर्षा अपने प्रयासों से एक वैन किराए पर लेकर कोविड और सामान्य शवों को घर श्मशान घाट पहुंचाने का काम कर रही हैं। वो अपने खर्चे पर PPE किट, ग्लव, सैनिटाइजर खरीदती हैं और लोगों को बांटती हैं। वर्षा सुबह से शाम तक खुद को जोखिम में रखकर शवों को श्मशान घाट तक ले जाती हैं और कई ऐसे लोग जिनके पास अपनों के शवों के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं हैं, वर्षा उनकी मदद भी करती हैं और अपनी तरफ से शवों का क्रियाकर्म कराती हैं। वर्षा के साथ उनका ड्राइवर भी जोखिम लेकर समाज सेवा में लगा। सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भारी वक्त आएगा जब लोग अपनों को ही शवों को छूने से इनकार कर देंगे या ऐसी मजबूरी हो जाएगी कि वो शव को कंधा नहीं दे पाएंगे। लेकिन लखनऊ की वर्षा वर्मा मिसाल बनकर सामने आई हैं ऐसे शवों को जिनको कोरोना संक्रमण है और उनको कोई छू नहीं रहा है। ऐसे में वर्षा वर्मा उन शवों को अस्पताल से घर या शमशान तक पहुंचाने का पुण्य कार्य कर रही हैं। हमारे साथ वर्षा वर्मा इस समय मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये अभियान कब से शुरू किया और कैसे चल रहा है। वर्षा, आप बहुत पुण्य का काम कर रही हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो आप कर रही हैं, कैसे इंस्पायर हुई, कहाँ से आपके दिमाग में आया? सर, 4 दिन पहले मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को इसी अस्पताल में खोया था और उसके लिए मैं चाह करके भी एम्बुलेंस नहीं करा पाई थी या लाश के वास्ते गाड़ी नहीं करा पाए थे क्योंकि वो बहुत हाई रेट कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में उस समय ये आइडिया आया कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों की, हज़ारों लोगों की मदद हो पाए। तो उस समय मुझे ये लगा कि फिर हमने एक गाड़ी हायर की है। ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी खड़ी है, इसको मैंने एक हायर कर रखा है, मैंने एक ड्राइवर हायर कर लिया है। इनको हम पर डे के हिसाब से पेमेंट कर देते हैं और उसका महीने के हिसाब से पेमेंट करेंगे। और इससे ये छोटी सी कोशिश रहती है कि अस्पतालों में जो लोगों को गाड़ी नहीं मिल पा रही है समय पे, उनके आंसू सूखने से पहले हम ये सेवा उनको दे पाएँ और प्रभु ने चाहा तो इस तरह की हम कई गाड़ियाँ अलग अलग अस्पताल में चलवाएंगे। वर्षा, आप ये काम कब से कर रही हैं? इस पैंडेमिक में देखा, वैसे तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बहुत काम किया था पूरा कोरोना में पीरियड में, लेकिन ये पर्टिकुलर
इस काम को हम पिछले आज चौथा दिन है हमारा। कितनी जो बॉडी है आप यहाँ से अस्पताल से शमशान घाट तक पहुँचा चुकी हैं? अभी इस पैंडेमिक में 22। आप अपने घर के बारे में बताइए, आपके घर में कौन लोग हैं? मेरे हस्बैंड असिस्टेंट इंजीनियर हैं PWD में, मेरी एक बेटी है वो हाई स्कूल में पढ़ती है, और मुझे काफ़ी ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम यहाँ से संक्रमित होकर के ना चले जाएं घर, जो कि हम ये अपने ये विश के लिए जो हमारा ये काम की ये सेवा भाव है वो हमारे घर को ना इफेक्ट कर जाए, ये टेंशन तो रहती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु इन्हीं कार्यों से हमारे परिवार को सेव करेंगे। क्या आप अपनी तरफ से पैसे भी खर्चा करती हैं अंतिम संस्कार के लिए? जी बिल्कुल। मैं अभी तक लावारिस डेड बॉडीज़ 379 लावारिस डेड बॉडीज़। और इस वक्त की एक परेशान करने वाली खबर आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो उत्तराखंड में हालात अब बहुत बदतर हो रहे हैं। कोरोना ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और बीते 24 घंटे में कोरोना से 27 लोगों की मौत उत्तराखंड में हुई है। कोरोना वहां पर विभत्स बन चुका है। 3012 नए केस मिले हैं बीते 24 घंटे में। तो उत्तराखंड जो कि सुरक्षित राज्य माना जा रहा था पहली लहर में, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एक्टिव केसेस 21,014 हो चुके हैं और बीते 24 घंटे में पहली बार 3000 से ज्यादा का मामला पहुंचा है। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, भयावह हालात अब उत्तराखंड में भी होने शुरू हो गए। जी बिल्कुल अवधेश, देखिए क्योंकि 3012 मामले जो आए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि 30,000 मरीजों की रिपोर्ट अभी उत्तराखंड में नहीं आई है। तो हम कह सकते हैं कि जो बैकलॉग बढ़ रहा है लगातार, एक बड़ी चिंता का विषय है। 24 घंटे में 27 लोग, एक बार फिर से इन लोगों की मौत हो चुकी है, 27 लोगों की। और अगर हम बात करें देहरादून में, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कह रहे हैं 999 मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। हरिद्वार में बात करें तो 796 के करीब मामले आए हैं। इसके साथ ही उधम सिंह नगर में भी 600 करीब मामले आए हैं। तो ऐसे में जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो भी अब लगातार बढ़ रही है और 21,000 राज्य में एक्टिव केस हो चुके हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। और जिस हिसाब से लगातार जो कोरोना है उसका ग्राफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। छोटा राज्य है जिसमें 3012 मामले 24 घंटे में आना, 27 मौतें होना कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है। शुक्रिया आपका रवि जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन आगे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। वाराणसी के कबीर चौरा अस्पताल में 300 बेड के मरीजों की राहत के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगना प्रस्तावित है। कहा यह जा रहा है कि इससे वाराणसी में ऑक्सीजन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मची हुई है। बड़े सिलेंडर की किल्लत है। ऑक्सीजन के लिए मरीज तरस रहे हैं और मेडिकल शॉप से छोटा सिलेंडर भी गायब है, जिसको मिल रहा है रेट इतना है कि पहुंच से बाहर है। जिलाधिकारी कैमरे पर आने से बच रहे हैं, जनता प्रशासन को कोस रही है। और इस बीच ऑक्सीजन प्लांट की खबर राहत तो दे रही है, लेकिन ये राहत मिलेगी कब, ये बताने वाला कोई नहीं है। वाराणसी शहर में ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मची हुई है। इस वक्त हम मेडिकल शॉप पर मौजूद हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर उपलब्ध है या नहीं ये जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ऑक्सीजन का एक उपाय छोटा सिलेंडर यहाँ पर उपलब्ध होता है मेडिकल शॉप पे, क्या स्थिति है, वो है या नहीं? तो सर नहीं है हमारे पास, इसमें उपलब्ध नहीं है। किस रेट में आता है वो? 650 रुपये का। 650। इसके पहले था आपके पास? नहीं, इसका भी नहीं हो पा रहा है। जहाँ उपलब्ध है वहाँ क्या रेट मिल रहा है? 650 जो MRP उसी पर 650 का। ये रेट मिल तो नहीं रहा है, इससे महंगा दे रहे हैं लोग। जो आम जनता है वो लगातार ये कह रही है कि जहाँ उपलब्ध है वहाँ बहुत महंगा मिल रहा है और आम जगहों पे उपलब्ध, क्या उसकी उपलब्धता हो पा रही है? आप लोग मेडिकल शॉप के चलाने वाले लोग? नहीं, ऐसे उपलब्धता नहीं हो रही है। उपलब्धता नहीं हो रही है, यानी कमी है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। वाराणसी शहर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए एक कारगर पहल की गई है। एक योजना प्रस्तावित है जिसके बाद 300 बेड के अस्पताल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके लिए यहाँ मंडलीय चिकित्सालय में, कबीर चौरा मंडलीय चिकित्सालय में 300 बेड पर आपको यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जा रहा है। ये योजना प्रस्तावित है और अब आने वाले दिनों में इस योजना को लागू किया जाएगा, जिससे कम से कम कबीर चौरा अस्पताल में आने वाले मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना के बराबर होगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। एक तरफ लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं तो अन्नदाता की एक और समस्या है। सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश में
गेहूं क्रय केंद्रों के ताले खोलने के आदेश दे दिए थे, जहां पर किसानों की सुविधा के लिए गेहूं खरीदा जाना था। लेकिन श्रावस्ती में प्रशासन की लापरवाही के चलते किसानों को मजबूरन बिचौलियों के हाथों अपना गेहूं बेचना पड़ रहा है। 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन जिले के ज्यादातर गेहूं क्रय केंद्रों पर ताले लगे हुए हैं। श्रावस्ती में 95% गेहूं की कटान हो चुकी है। किसान गेहूं बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर पहुंच भी रहे हैं, लेकिन जिले में बनाए गए 25 गेहूं क्रय केंद्रों में से ज्यादातर अभी भी बंद हैं श्रावस्ती के धोसवा सहकारी समिति पर, यानी गेहूं क्रय केंद्र पर। श्रावस्ती में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद होनी थी, लेकिन यहां अभी तक सोसाइटियों पर गेहूं क्रय केंद्रों पर ताले नज़र आ रहे हैं। हम आपको अंदर क्या दृश्य भी दिखाएंगे कि कहां ताले लगे हुए हैं। यहां पर कोई नहीं है। आपको एक चीज़ दिखाएंगे, किसान यहां पर आते हैं, डेली आते हैं और वापस चले जाते हैं। ये देखिए क्रय केंद्रों पर ताले लटक रहे हैं। यहाँ पर कोई नहीं है, बल्कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्रय केंद्र प्रभारी भी नहीं है, जबकि 1 तारीख से श्रावस्ती में गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद होनी थी। यहाँ पर किसान हैं जो आए हैं अपना गेहूं बेचने के लिए, लेकिन मायूसी हाथ लगी है, वापस जा रहे हैं। पूछते हैं किस लिए आए थे, क्या नाम है आपका? पवन वर्मा। किस लिए आप आए थे यहाँ? गेहूँ बेचने के लिए हम लोग कम से कम 15-20 दिन पहले गेहूँ कट गया था और ऑनलाइन भी करा रखे। जमा करने के भी कई बार हम आए, मगर यहाँ पर जमा नहीं हो रहा ऑनलाइन। बार बार टालते हैं कि ऑनलाइन हम नहीं लेंगे, जब तोलाएंगे तब लेंगे। तो लगभग आप लोग कितनी मरतबा आ चुके हैं यहाँ पर गेहूँ बेचने के लिए? आज 10 दिन से हम लोग 10-12 रोज से बराबर आ रहा है। अम्मार रिजवी, एबीपी गंगा, श्रावस्ती। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।